हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। BGC 103 विच इज इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इस कोर्स में जितना भी पोम्स है हम लोग हर एक पोम का एक डिटेल्ड ओवरव्यू देखेंगे इस वीडियो में। सो बेसिकली इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द एंटायर ब्लॉक 3, so you will get each and every poem. Okay, so before we go on discussing the poets and the poems, let us first talk about कि इंडिया में इंडियन पोइट्री की शुरुआत कैसे हुई, how Indians started writing poetry in English. Okay, so ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि जब इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आया, ठीक है, जब इंडिया में लोग इंग्लिश एजुकेशन को एक्वायर करने लगे तभी इंडियन लोग पोइट्री लिखने लगे, नॉवल लिखने लगे इन इंग्लिश. ओके, so India was under British rule for 200 years and Britishers came to India as merchants and traders and gradually they started to conquer India. Okay, and English education started in the 19th century in India. English education कब शुरू हुआ? 19th century में शुरू हुआ. And 1835 एक important date है because इसी date में थॉमस बैडिंगटन मैक्यूले ने अपना मिनट ऑन एजुकेशन को डिलीवर किया था. एंड इस स्पीच में उन्होंने कहा था कि जो इंडियन एजुकेशन है वो इंफीरियर है दैन यूरोपियन एजुकेशन. उनका मानना था कि अगर इंडियन एजुकेशन में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन अगर कराते हैं, यूरोपियन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन अगर कराते हैं तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जब रेनेसांस आया इन यूरोप, ओके, तो रेनेसांस के बाद बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज डेवलप हुई इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, इन एवरी स्फेयर. ठीक है, तो उनका भी यही मानना था. एंड इन्होंने सारी चीज़ें वट एवर ही थॉट अपने मिनट में कहा. ठीक है, सो मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन ही डिलीवर्ड ऑन 1835. एंड हेनरी लुइस डरोजियो इज द फर्स्ट इंडियन हु रोट पोइट्री इन इंग्लिश. वो पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने अपनी पोइट्री को इंग्लिश में लिखा. एंड देयर आर अदर फेमस पोइट्स आल्सो लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, सरोजिनी नायडू, तोरू दत्त एंड सो ऑन. एंड निज़म एज़िकल को हम लोग मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री के पायोनियर भी बोलते हैं. निज़म एज़िकल इज कंसिडर्ड टू बी द पायोनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री. ओके, नाउ अब इस ब्लॉक में देर आर टोटल 4 पोएट, 4 पोएट्स के बारे में पढ़ना है और हर एक पोएट के 2 या 3 पोएम्स को हमें पढ़ना है. तो सबसे पहला पोएट है सरोजिनी नायडू. इनका टाइम स्पैन था 1879 to 1949. So Sarojini Naidu was an Indian poet, political activist, feminist and first Indian woman to be president of the Indian National कांग्रेस. ठीक है, तो सरोजिनी नायडू कौन थी? एक इंडियन पोइट थी, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, फेमिनिस्ट भी रह चुकी हैं एंड शी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड महात्मा गांधी ने इनको टाइटल दिया था द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, विच मीन्स भारतीय कोकिला का टाइटल दिया था. एंड ये भी बात सच है कि सरोजिनी नायडू प्यार से महात्मा गांधी को मिकी माउस बुलाती थी. ओके, एंड वो बहुत अच्छी पोइट तो थी ही एंड बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी वो फ्लुएंट थी. एंड फ्रॉम चाइल्डहुड शी वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. एट द सेम टाइम वो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी एंड इनका रोल भी बहुत अहम है. तो शी contributed in the struggle for independence. She encouraged women to come out of the kitchen एंड फाइट फॉर द राइट्स. वो औरतों को इनकरेज की कि आप लोग अपने घर से, किचन से बाहर निकलो और अपने राइट्स के लिए लड़ो. एंड शी ऑल्सो वेंट टू जेल ट्वाइस ड्यूरिंग दिस. एंड इसी स्ट्रगल के दौरान वो 2 बार जेल भी जा चुकी है. ओके, अब हम लोग इनके कुछ फेमस वर्क्स को हम लोग देख लेते हैं. सो 1905 में इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री को पब्लिश किया था विच इज़ द गोल्डन थ्रेशोल्ड. 1912 में इन्होंने पब्लिश किया था द बर्ड ऑफ टाइम एंड 1917 में पब्लिश किया था द ब्रोकन विंग. ये सभी एंथोलॉजीज है. ठीक है, एंड 1961 में पब्लिश किया गया था द फीदर ऑफ डॉन. एंड ये तीनों जो वर्क है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, ये पब्लिश किया गया था ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, यानी कि जब ये जिंदा थी. एंड द फीदर ऑफ डॉन को पब्लिश किया था पोस्ट्यूमसली विच मीन्स आफ्टर हर डेथ. ओके, एंड इसके द्वारा हमें 3 पोम्स पढ़ना है, पैलनक्विन बियरर्स, बैंगल सेलर्स
एंड बर्ड ऑफ टाइम। सो वन बाय वन हम लोग हर एक पोएम का समरी और ओवरव्यू को देखेंगे। So Palanquin Bearers was composed on August 7, 1903। तो August 7, 1903 में Palanquin Bearers को कंपोज किया गया था एंड इट इज प्रेजेंट इन द वॉल्यूम द गोल्डन थ्रेशोल्ड। एंड ये वाला जो पोएम है Palanquin Bearers, ये कौन से एंथोलॉजी या कौन से पोइट्री कलेक्शन में प्रेजेंट है? तो ये द गोल्डन थ्रेशोल्ड पोइट्री कलेक्शन में प्रेजेंट है। ओके, एंड द पोएम इज सेट इन द अर्ली 20th सेंचुरी वेयर पैलेंक्विन, जिसको हम लोग पालकी भी कहते हैं, यूज्ड टू बी अ कॉमन साइट इन इंडियन स्ट्रीट। एंड इस पोएम की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है, मतलब कब की रखी गई है? तो अर्ली 20th सेंचुरी इंडिया में रखी गई है, जब पालकी एक कॉमन साइट हुआ करता था। तो पालकी हम किसे कहते हैं? जब एक दुल्हन अपने ससुराल अपने मायके से ससुराल जाती है आफ्टर मैरिज, तब उसे पालकी में लेके जाया जाता है। अभी तो कार वगैरह से जाती है दुल्हन, बट पहले पालकी से लेके जाया जाता था। एंड जो पालकी को उठाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैलेंक्विन बेयरर्स। इंग्लिश से पालकी को पैलेंक्विन बोलते हैं एंड जो पालकी को उठाते हैं उसको हम लोग पैलेंक्विन बेयरर्स बोलते हैं। तो इसकी सेटिंग जो है, इस पोएम की सेटिंग 20th सेंचुरी इंडिया में रखी गई है और स्पेशली हैदराबाद। ठीक है, and this poem gives a vivid picture of how the palanquin bearers sing, dance and take the bride with them lightly and gaily। एंड इस पोएम का जो टोन है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है एंड बहुत ज़्यादा चीयरफुल है। एंड इसमें ये बताया गया है कि कैसे जो पालनक्विन बेयरर्स है, यानी कि जो पालकी को उठाते हैं, वो कैसे मस्ती में गा के झूम के दुल्हन को लेके जाते हैं उसके डेस्टिनेशन तक। एंड जब वो लोग दुल्हन को उठाते हैं, पालकी को उठाते हैं, तो वो लोग बहुत ही हल्के से खुशी खुशी लेके जाते हैं। उनको लगता ही नहीं कि वो लोग कुछ भी वेट उठाए हैं। ओके, एंड इस पोएम में बहुत ज्यादा इमेजेस का भी यूज किया गया है, इमेजरी का यूज किया गया है। इमेजरी एक फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, सो कौन कौन सा इमेजेस यूज किया गया है? जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट इमेजेस भी है, काइनेस्थेटिक इमेजेस भी है। तो अगर आप अपने ब्लॉग से समरी को थोड़ा सा पढ़ लोगे, देन यू विल गेट टू नो कि कौन कौन सा इमेजेस इवोक हुई है इस पोएम में। सो आई हैव रिटन 2 of them। So skimming on the foam of a stream, tears falling from the eyes of a bride। So these are examples of imagery। And इस पोम में सिमिलीज का भी यूज किया गया है। नाउ सिमिली क्या होता है? तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो डिसिमिलर चीजों को हम लोग कंपेयर करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। एंड सिमिली को पहचानने का एक तरीका है कि सिमिली में हम लोग एज और लाइक कनेक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्वेज लाइक अ फ्लावर, जैसे पोएम में एक लाइन है, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर, स्किम्स लाइक अ बर्ड, फ्लोट्स लाइक अ स्टार। सो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ सिमिलीज। ओके, सो ये था पैलेंक्विन बेयरर्स। अब हम लोग द बर्ड ऑफ टाइम को पढ़ेंगे। सो दिस पोएम अपीयर्ड इन नायडूज पोएट्री कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम 1912। तो ये वाला पोएम किस कलेक्शन में मौजूद है? सो द बर्ड ऑफ टाइम कलेक्शन में ये मौजूद है। एंड इस कलेक्शन को पब्लिश कराया गया था 1912 में। सो इन दिस पोएम शी कॉल्स हरसेल्फ बर्ड ऑफ टाइम। तो इस पोएम में वो अपने आप को फिगरेटिवली बर्ड ऑफ टाइम कह के पुकारती है। एंड इस पोएम का जो टोन है वो बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल है। जो पैलेंक्विन बेयरर्स का टोन था वो रोमांटिक था, एंड इस पोएम का टोन है फिलोसॉफिकल। एंड नाइटू ऑल्सो आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस शी गॉट आस्क्ड। एंड इस पोएम में वो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देती है जो उनसे पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उनसे उनसे पूछे गए हैं इस पोएम में एंड हाउ शी आंसर्स। So she was once asked, what are the songs you sing? So what are the songs you sing, which means कि what is the subject matter। तो basically उनके पोइट्री का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इनसे पूछा गया है। तो she answers, she sings the song of glory, gladness of life, of poignant sorrow and passionate strife। So these are the subject matter of her poetry। She was also asked, where do you learn the changing measures you sing? अब यहाँ पे changing measures का क्या मतलब है? So if you read the poetry of Sarojini Naidu, you will realize कि वो कभी भी एक थीम पे नहीं लिखती है। She has written over varied themes। Okay, so वहीं उनसे पूछा जा रहा है कि where do you learn the changing measures you
sing, which means कि how do you come up with new subjects, how do you write on varied things, right? So she answers in the blowing forest, breaking tide, in the happy laughter of a new bride and so on. तो इन सब चीजों से वो सीखती है the changing measures of her song. Okay, so this is the poem, the word of time. अब नेक्स्ट पोएम है बैंगल सेलर्स, ठीक है? तो बैंगल सेलर पोएम में टोटल 4 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजा में 6 लाइन है। एंड इस पोएम का राइम स्कीम क्या है? ए बी बी सी सी, ठीक है? सो दिस इज अ कलरफुल पोएम, बहुत ज्यादा कलरफुल पोएम है। इसको पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू विजुअलाइज अ लॉट ऑफ कलर्स। एंड दिस पोएम इज अबाउट अ बैंगल सेलर, ठीक है? ये बैंगल सेलर के बारे में है। बैंगल सेलर कौन है? जो बैंगल को बेचता है, जो चूड़ियां बेचता है। So one who sells bangles, who bear the load to the temple fair. Okay, so पहले क्या था जब ये पोएम को लिखा गया था अराउंड 20th सेंचुरी, ओके, तो बैंगल सेलर्स बहुत ज़्यादा होते थे, गांव देहात में आते थे बैंगल्स बेचने के लिए। स्पेशली जो पहले मंदिर में जो फेयर लगता था, यानी कि जो मेला लगता था, वहाँ पे जो बैंगल सेलर्स होते थे वो अपनी टोकरी में सारे रंग बिरंगी चूड़ियों को लेके आते थे बेचने के लिए, ठीक है? सो दिस इज द कलरफुल पोएम अबाउट अ बैंगल सेलर। सो बैंगल सेलर कौन है? वन हु सेल्स बैंगल्स, हु बेयर द लोड टू द टेम्पल फेयर, and he has all types of bangles with different colors for different women and गर्ल्स। एंड इस बैंगल सेलर के पास अलग अलग रंग की चूड़ियां है और अलग अलग औरतों के लिए है, अलग अलग लड़कियों के लिए भी अलग अलग चूड़ियां है। जिसको जैसी चूड़ियां चाहिए इस बैंगल सेलर के पास वैसी चूड़ियां है। सो दिस इज अगेन अ वेरी चीयरफुल पोएम, बहुत ही लाइट पोएम है। सो अगर आप इस पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हो देन यू विल अंडरस्टैंड, बिकॉज ओवरव्यू तो मैंने दे दिया एंड इट इज योर एक्चुअल ड्यूटी कि आप पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ो। बिकॉज क्वेश्चन में जो सेक्शन ए होता है उसमें रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपको आंसर करना होगा। उसमें 4 या 5 लाइन पोएम्स उठाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये पोएम ये लाइन कौन से पोएम से ली गई है, इसके पोएट कौन थे, इसका मतलब को आपको समझाना रहेगा। तो अगर आप पोएम को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे 1 या 2 बार देन यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। ओके, तो समरी आपको यहाँ पे मिल जा रहा है तो आप इससे अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो, बट यू मस्ट रीड द पोएम बाय योरसेल्फ वंस और ट्वाइस। ओके, so this was it, Sarojini Naidu's poetry, Palanquin Bearers, Word of Time and Bangles Sellers, ठीक है? अब दूसरे पोइट है निज़म एजिकल। इनका टाइम स्पैन था 1924 टू 2004. So Nizam Ezekiel is considered to be the pioneer of modern English poetry. तो इन्हें हम लोग मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के पायोनियर भी कहते हैं, ठीक है? फोररनर कहते हैं इनको। एंड ही वॉज बॉर्न इन 16th of December 1924. तो इनका जन्म कब हुआ था? 16th of December 1924। तो आपका एग्जाम 15th of December को है, इनका जन्म हुआ था 16th of December। ओके, So he was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. तो इतने सारे ये चीज करते थे। तो वो एक इंडियन ज्यूइश पोएट थे, एक्टर भी थे, प्लेराइट भी थे। प्लेराइट कौन होते हैं? जो ड्रामाज वगैरह लिखते हैं उसे हम लोग प्लेराइट बोलते हैं या ड्रामेटिस्ट बोलते हैं। फिर एडिटर भी थे और आर्ट क्रिटिक भी ये थे, ठीक है? ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर हिज वर्क लेटर डे साल्म्स, ठीक है? तो इनको इस वर्क के लिए, लेटर डे साल्म्स के लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1983 में मिला था। 1952 में इन्होंने अपना फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री को पब्लिश किया था, विच इज द बैड डे। सो दिस इज द बायोग्राफिकल स्केच ऑफ निज़म एजिकल। अब इसके द्वारा लिखे गए 2 पोएम्स को हम लोग को पढ़ना है इस कोर्स में, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एंड एंटरप्राइज, ठीक है? तो 1 by 1 अभी हम लोग देखेंगे। So Night of the Scorpion. This poem has been taken from the poetry collection The Exact Name. So इस poem को किस collection से लिया गया है? The Exact Name poetry collection से लिया गया है। And The Exact Name इस poetry collection को कब publish कराया गया था? 1965 में इसको publish कराया गया था। And the setting of this poem is rural. And इस poem की setting क्या है? Rural है, ठीक है? यानी कि village setting है। And इस poem में क्या होता है? So the poet's mother has been stung by a scorpion and everyone is finding that insect. तो इस पोएम में क्या होता है कि जो पोएट की जो मदर है उसको एक बिच्छू काट लेता है एंड
जो टाइम था वो रात का समय था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड जैसे ही उसकी मदर को बिच्छू काटता है तो सभी गाँव वाले आ जाते हैं उसके पास। एंड पहले तो लाइट सीएफएल वगैरह नहीं होता था, लालटेन्स हुआ करता था, तो सभी लालटेन लेके आ गए हैं उसको देखने के लिए, उसकी मदर को देखने के लिए। एंड एवरीबडी इज फाइंडिंग दैट इंसेक्ट, सभी किसको ढूंढ रहे हैं? स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे हैं। So through this poem, Ezekiel explores the preoccupations of the rural people, which is magic, incantations and superstitions. तो इस पोएम के सहारे, इस पोएम के माध्यम से इन्होंने रूरल पीपल की प्री ऑक्यूपेशंस को दर्शाया है। यानी कि उनका बहुत ज़्यादा पहले मानना होता था मैजिक में, ठीक है, इनकांटेशंस यानी मंत्र में, और सुपरस्टिशंस अंधविश्वास में। तो जब इनकी मदर को स्कॉर्पियन ने काटा था तो बहुत कोई बोल रहे थे कि पिछले जन्म में तुमने कोई पाप किया होगा, इसीलिए तुमको काटा गया है। कोई बोल रहा था उस जगह को जला दो। तो जैसे मिथ होती है, अंधविश्वास होती है, वो सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। एंड पोएट के जो फादर थे, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, वो कैल्सिन लाते हैं एंड कुछ मंत्र फूकते हैं उसके जहर को उतारने के लिए। So at the end of the poem, there is a touch of compassion. Okay, as the mother says, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." तो इतना सब कुछ होने के बाद जो मदर रहती है, जो पोएट की मदर रहती है, वो क्या कहती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को नहीं काटा। So at the end of the poem, there is a touch of compassion, there is a touch of motherhood. Okay, so this is the poem Night of the Scorpion. नेक्स्ट पोएम है एंटरप्राइज, ठीक है। सो दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएट्री कलेक्शन द अनफिनिश्ड मैन। सो इस पोएम को किस कलेक्शन से लिया गया है? द अनफिनिश्ड मैन, which appeared in 1960. 1960 में इसको पब्लिश करवाया गया था। This poem is the reminiscence of T.S. Eliot's Journey of the Magi. एंड ये पोएम टी.एस. एलियट की एक पोएट्री थी, जर्नी ऑफ द मजाई। इसका रेमिनिसेंस है। रेमिनिसेंस यानी कि जब आप प्रेजेंट में बैठ के पास्ट के बारे में सोचते हो, दैट इज रेमिनिसेंस। एंड ये जो टाइटल है एंटरप्राइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वेंचर, न्यू प्लान या बिजनेस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्राइज। एंटरप्राइज जैसे कि एक नया एडवेंचर हो गया, डिफिकल्ट टास्क टू टेक अप, वेंचर एक तरह का जर्नी, उसको हम लोग एंटरप्राइज बोलते हैं। तो एंटरप्राइज का और एक भी मतलब है विच इज कंपनी, बिजनेस, ठीक है। तो वो मतलब यहाँ पे नहीं अप्लाई होती है। यहाँ पे वेंचर बोल सकते हैं, ठीक है, एक जर्नी को बोला जा सकता है, एडवेंचर को बोला जा सकता है, डिफिकल्ट टास्क टू टेक अप भी बोला जा सकता है। एंड इस पोएम को एक एलिगरी के रूप में हम लोग देखते हैं। नाउ व्हाट इज एन एलिगरी? सो एलिगरी एक फिगर ऑफ स्पीच है एंड इसमें क्या होता है कि दो लेवल्स पे स्टोरी चलती है। सरफेस लेवल पे एक स्टोरी चलती है और एक डीपर लेवल पे एक अलग स्टोरी चलती है। सो आई होप कि आप लोगों ने टाइगर फॉर मालगुडी देखा है इस वीडियो को एंड पढ़ा भी है। तो वो भी क्या है, एक एलोगोरिकल वर्क है ऑफ आर के नारायण। एंड सरफेस लेवल पे क्या होता है कि इट इज द स्टोरी ऑफ राजा, बट ऑन अ डीपर लेवल इट इज अबाउट द स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राजा। सो एलिगरी में क्या होता है, स्टोरी दो लेवल्स पे चलती है। सो एंटरप्राइज पोएम को भी एक एलिगरिकल वर्क के रूप में देखा जाता है, एक एलिगरी के रूप में देखा जाता है। एंड बहुत सारे एलिगरी है इसमें, जैसे कि जर्नी ऑफ लाइफ, एंटरप्राइज को हम लोग एक जर्नी ऑफ लाइफ की तरह भी देखते हैं। देन इंडियाज इमर्जेंस फ्रॉम द ग्रिप ऑफ कोलोनियल रूल, यानी कि जब इंडिया फ्री हो जाता है फ्रॉम द कोलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, उसके रूप में भी इसको देखा जाता है। एंड द फ्लॉज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। So these three meanings we draw out from this poem. So in this poem there is a group of pilgrims. Pilgrims किसे कहते हैं? जब हम लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, और जो तीर्थ यात्रा करता है उसे हम लोग पिलग्रिम्स बोलते हैं। एंड उस प्रोसेस को पिलग्रिमेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो इन दिस पोएम देयर इज अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स, एक पिलग्रिम्स ग्रुप है who has taken up a religious trek. दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इनके जर्नी में ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं, हर्डल्स का सामना करते हैं। बट फाइनली व्हेन दे अराइव दे कुडंट फिगर आउट वेयर एग्जैक्टली दे हैड अराइव्ड और कब। लेकिन इतने मुश्किलों का सामना करने के बाद जब वो लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता है, वो लोग फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि ये जगह कौन सा है और हम लोग कहाँ पे आ गए। एंड इसी दौरान बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे वो बीच में हार मान जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट तक तो एक या दो ही पहुंच पाता है।
So this entire poem is about a group of pilgrims. वो लोग अलग अलग जगह जाते हैं, they describe things, और जब फाइनली पहुंच जाते हैं तब उनको पता ही नहीं चलता है, उनको फिगर आउट ही वो लोग नहीं कर पाते कि हम लोग कहाँ पहुंच गए. So this is the poem Enterprise. अब नेक्स्ट पोएट है A.K. रामानुजन. ओके, इनका टाइम स्पैन है 1929 टू 1993. इनका पूरा नाम है अतिपेत कृष्णस्वामी रामानुजन. ओके, ही वॉज एन इंडियन पोएट, स्कॉलर ऑफ इंडियन लिटरेचर. ये एक इंडियन पोएट है और इंडियन लिटरेचर के स्कॉलर भी हैं. He wrote in 2 languages. ये 2 languages में लिखते थे, and he is also known as bilingual poet, English and Kannada. ये English और Kannada language में लिखते थे. He was also a professor of linguistics at University of Chicago. University of Chicago में ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं linguistics के. ठीक है. He was awarded with पद्मश्री in 1976. 1976 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था. मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप मिला था 1983 में. साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1999 में. द कलेक्टेड पोएम्स, इनका एक वर्क था द कलेक्टिव पोएम्स, उसके वजह से उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन 1999. एंड A.K. रामानुजन के द्वारा लिखे गए 2 पोएम्स को हम लोग को इस कोर्स में पढ़ना है. पहला है लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग एंड दूसरा है अ रिवर. So let us first take up looking for a cousin on a swing. So this is a 23 line poem. इस poem में total कितने lines है? 23 lines है. The tone is sensual, diction is simple, style and unadorned. तो इस poem का tone क्या है? वो sensual है. diction क्या है? बहुत ही ज़्यादा simple है. हम लोग diction किसे बोलते हैं? यानी कि the use of language, the use of words, उसे हम लोग diction कहते हैं. तो इस poem में भी जो language का use किया गया है, जो words का use किया गया है, they are extra simple. Okay. And इस poem का style क्या है? Unadorned style है. ठीक है, इतना तामझाम वगैरह नहीं किया गया इस poem. And this poem also explores emotions like fear, anxiety, sexuality. इन 3 emotions को भी ये poem explore करता है. ठीक है. So this poem has 2 characters, a boy and a girl. इस poem में 2 characters हैं, एक लड़का है और एक लड़की है. And ये जो poem है एक बार childhood के बारे में है, उसके बाद जब लोग बड़े हो जाते हैं तो the poem kind of dawdles between childhood and adulthood. Okay, so it has 2 characters, a boy and a girl, and the girl is 4 or 5 years old and the boy is slightly old. जो लड़की है वो 4-5 साल की है और जो लड़का है वो उससे थोड़ा बड़ा है, 6 या 7 साल का होगा. ठीक है. तो पोएट जो है वो पहले चाइल्डहुड के बारे में बात करता है कि वो जो लड़की थी वो अपने कज़न के साथ विलेज स्विंग में खेलती थी. स्विंग यानी झूला. ठीक है, झूला झूलती थी, उसके बाद पेड़ में चढ़ती थी. शी क्लाइम्स ट्रीज विथ हिम. ठीक है, जो हम लोग बचपन में जो किया करते थे. अब सडनली जो पोएम एक टर्न लेता है जिसमें वो लड़की बड़ी हो चुकी है. शी हैज़ ग्रोन अप एंड द बॉय ऑल्सो हैज़ ग्रोन अप. नाउ अब वो लड़की क्या करती है? शी लुक्स फॉर पार्टनर्स इन द सिटीज और इन डिफरेंट सबर्ब्स. 15 सबर्ब्स में वो अपने लिए पार्टनर ढूंढ चुकी है फॉर द स्विंग. बट व्हेन दे ग्रो अप, the girl looks for partners in the cities. So this poem has explored the sensual awakening in a woman और गर्ल. तो ये जो पोएम है ये एक लड़की के और एक वुमेन के सेक्सुअल अवेकनिंग के बारे में बात की है. इस चीज को एक्सप्लोर किया है इस पोएम में. ओके, सो दिस इज द पोएम लुकिंग फॉर अ कजन ऑन अ स्विंग. सो द नेक्स्ट पोएम इज अ रिवर. Okay, so this poem is from the poetry collection The Striders in 1966. तो इस पोएम को किस कलेक्शन से लिया गया है? द स्ट्राइडर्स कलेक्शन से लिया गया है. एंड द स्ट्राइडर्स पोएट्री कलेक्शन को कब पब्लिश कराया गया था? 1966 में पब्लिश कराया गया था. द पोएम टॉक्स अबाउट अ रिवर विच फ्लोज थ्रू मदुरई, दैट इज रिवर वाइकाई. ठीक है, तो इस पोएम में एक रिवर के बारे में बात की गई है जो कहाँ से फ्लो करती है? मदुरई से फ्लो करती है. एंड ये रिवर कौन सा है? रिवर वाइकाई है. ठीक है. सो मदुरई इज नोन फॉर इट्स टेम्पल्स एंड पोएट्स. सो मदुरई अपने टेम्पल्स, अपने पोएट्स, अपने कल्चर, आर्ट के बारे में जाना जाता है वो सिटी. द पोएट सेज दैट poets only talk about the floods and no one writes the havoc and devastation after the
फ्लड। तो इसमें जो पोएट है वो कहते हैं कि सभी फ्लड के बारे में लिखते हैं, ठीक है। जैसे ही मदुरई यूनिवर्सिटी में जैसे फ्लड आता है उसके बारे में सब कोई लिखते हैं, लेकिन कोई भी फ्लड के वजह से जो डिवास्टेशन होता है, जो बर्बादी होती है, जो हैवोक क्रिएट होता है आफ्टर द फ्लड, उसके बारे में कोई भी नहीं लिखता। एट द सेम टाइम जब गर्मी के समय में जो वो नदी एकदम सूख जाती है उसके बारे में भी कोई नहीं लिखता है। The poet says the flood has carried away three village houses, a couple of cows, Gopi and Brinda, and one pregnant woman who perhaps was expecting twins. And poet कहते हैं कि उस flood में बहुत सारा devastation हो चुका है, जैसे 3 विलेज हाउसेस बह चुके हैं, अ कपल ऑफ काउज भी बह चुके हैं, और वो काउ का क्या नाम है, गोपी और वृंदा। एक प्रेग्नेंट वुमन भी बह चुकी है, एंड वो प्रेग्नेंट वुमन ट्विंस को एक्सपेक्ट कर रही थी, यानी कि उसके पेट में 2 बच्चे थे। सो दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस पोम अ रिवर। नेक्स्ट और लास्ट पोएट है कमला दास। इनका टाइम स्पैन है 1934 to 2009. So Kamala Das is an Indian poet and author in Malayalam. So Kamala Das एक Indian poet है और author भी है, and she used to write in Malayalam. She was born in Malabar in Kerala 1934. 1934 में इनका जन्म हुआ था केरला में। She has written 3 books of poetry. 3 books of poetry ये लिख चुकी हैं। पहला है Summer in Calcutta, which was published in 1965. The second one is The Descendants, 1967. The Playhouse and Other Poems, which was published in 1973. अब कमला दास के द्वारा लिखे गए 2 पोएम्स को हम लोग को पढ़ना है, which is My Grandmother's House and Blood, ठीक है। अब ये दोनों जो पोएम है, माय ग्रैंडमदर्स हाउस और ब्लड, ये दोनों ही पोएम आपस में बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्लोजली रिलेटेड है, और वन वे यू कैन ऑल्सो से कि जो पोएम जो ब्लड है वो पोएम एक एक्सटेंशन है ऑफ द पोएम माय ग्रैंडमदर्स हाउस। सो माय ग्रैंडमदर्स हाउस, दिस पोएम इज फ्रॉम समर इन कैलकाटा। ओके, तो समर इन कैलकाटा ये इनका पोइट्री कलेक्शन था, ठीक है, विच वॉज पब्लिश इन 1965, एंड इसी पोइट्री कलेक्शन से इस पोएम को लिया गया है, विच इज माई ग्रैंड मदर्स हाउस। एंड इस पोएम में टोटल कितने लाइन्स हैं, 16 लाइन्स हैं। एंड इस पोएम में ये बात की गई है कि जो पोएट थी, यानी कि कमला दास, अपने बारे में बात करती है। सो वी आर नॉट श्योर कि वो अपने बारे में बात करती है, किसके बारे में बात करती है, बट क्रिटिक्स सेज कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस और ब्लड ये दोनों ही सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है टू कमला दास ओन लाइफ। ओके, तो इस पोएम में जो पोएट है वो कहती है कि मेरा जो ग्रैंड मदर की जो घर था, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था, उस घर में हम लोग पले बड़े हैं, एंड अभी वो ग्रैंड मदर नहीं है, शी हैज़ डाइड, एंड वो घर भी क्या हो चुका है, मर चुका है, और वो घर में वो घर टूट रहा है, एंड अगर आप खिड़की दरवाजे को खोलते हो तो एक क्रीकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, एंड उस घर में क्या है, स्नेक रोडेंट्स इनहैबिट करते हैं, ठीक है। तो ये बात की गई है इस पोएम में माय ग्रैंडमदर्स हाउस। एंड यहाँ से जो मैंने लिखा है द पोएम से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये समरी है ब्लड पोएम का, ठीक है। तो मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यू गाइज प्लीज करेक्ट इट। सो दूसरा पोएम है ब्लड। सो दिस पोएम अपीयर्स इन द कलेक्शन द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो ये जो पोएम है ब्लड, ये कौन से पोइट्री कलेक्शन से ली गई है, तो उस पोइट्री कलेक्शन का नाम है द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1973। एंड इस पोएम में क्या होता है कि दिस पोएम इज अ रेमिनिसेंस ऑफ द पोएट्स चाइल्डहुड। मतलब ये जो पोएम है ये एक रेमिनिसेंस है, यानी कि जो पोएट है वो सोच रही होती है अपनी चाइल्डहुड के बारे में। एंड द पोएट टेल्स अस, ठीक है, वो हम लोग को बताती है दैट शी एंड हर ब्रदर यूज्ड टू विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स अ पैलेटियल हाउस वेयर दे यूज्ड टू प्ले। तो ये बताती है कि मैं और मेरे भाई अपने ग्रैंडमदर के घर हम लोग जाते थे, एंड ग्रैंडमदर का जो घर था वो बहुत ज़्यादा पैलेटियल था, यानी आलीशान घर था, वहाँ पे हम लोग खेलते थे,
सैंड से हम लोग कैसल बनाते थे, एंड देयर ग्रैंड मदर वुड टेल देम टू ट्रेजर द हाउस, ठीक है। बट एज द टाइम रोल्स बाय द हाउस स्टार्टेड टू क्रम्बल एंड पॉपुलेटेड बाय रैट्स एंड रॉडन्स। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो एक्चुअल में चाहती थी कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे वो इस घर को ट्रेजर करके रखे, अच्छे से रखे, और मेरे जाने के बाद इस घर का रिपेयरिंग करे, और ये घर वैसे ही रहे जैसे उनके दादाजी और उनके दादाजी इस घर को बनाए थे। तो देयर ग्रैंड मदर वांट्स देम टू रीबिल्ड द हाउस, टू रेनोवेट द हाउस। तो उसी बारे में इस पोएम में कमला दास ने डिस्कस किया है। सो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, और आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल गया है ऑन एवरी पोएट और on every poem. So if you have understood each and everything which I told you, so please give it a like and do subscribe to my channel. At the same time, if you want the notes in PDF format, then please join my Telegram channel. I will share you the PDF there. Till then, bye bye and best of luck for your exams.